नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम फिर कुमार साईं प्रीतम जी के साथ एक बहुत ही नया विषय ऐसा मेरा विश्वास है कि इस विषय पे शायद ही बहुत रेयरली किसी ने कोई वीडियो बनाया होगा। और ये आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी देगा जिनकी अपेक्षा आप बहुत समय से कर रहे होंगे। मैं इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए आप सभी के सहयोग से उनको आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। हमारी आज की जो टॉपिक है वो उपग्रह और अप्रकाश ग्रह के ऊपर है। हमारे जो पुराने जितने भी क्लासिकल टेक्स्ट हैं एस्ट्रोलॉजी के, चाहे वो बृहद पराशर होरा शास्त्र हो गया या फिर फलदीपिका हो गया, हर एक बुक में उपग्रह के बारे में और अप्रकाश ग्रह के बारे में एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता है। जब कभी भी हमारी दशा या गोचर कुछ भी सब कुछ सही चल रहा हो मगर लाइफ में बड़े सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तब हम उसको डायगोनाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उस चीज में अति ही सूक्ष्मता से हमारी जो कुंडली की एनालिसिस करनी पड़ती है, जिसमें उपग्रह और अप्रकाश ग्रह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं उस टाइम पे। तो इसीलिए आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ये हमारी कंटेंट है। हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर सब प्लैनेट्स और उनके राशि के बारे में जानेंगे, फिर अप्रकाश ग्रह हमारी कुंडली में किस तरह कहाँ लाया करता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे, फिर उपग्रह कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे, फिर हमारे जो सब प्लैनेट हैं वो कौन से टाइप के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उसको देखेंगे, फिर दशा एनालिसिस में हम सब प्लैनेट्स को किस तरह प्रयोग कर सकते हैं उसको देखेंगे। फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, तो गुलिका, चंद्रमा एंड प्राणपद लग्न, इसके बारे में एक डिटेल चर्चा करेंगे, और फाइनली हम आज क्या पढ़े उसके ऊपर एक कंक्लूजन देंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि सब प्लैनेट्स है क्या। सब प्लैनेट्स की कोई भी मास या वस्तुत्व नहीं है एक रियल प्लैनेट की तरह। ये एक इनविजिबल सेंसिटिव मैथमेटिकल पॉइंट है स्पेस में। ये पॉइंट जब कभी भी किसी ग्रह के पास आ जाती है या फिर ये किसी घर में किसी भाव में आ जाती है, तो वो इस भाव को एक नेगेटिव या फिर एक एडवर्स कार्मिक इफेक्ट में डाल देता है। इसके वजह से जब कभी भी यही जो हमारे सब प्लैनेट्स हैं किसी भी भाव या ग्रह के संस्पर्श में आते हैं, वो थोड़ी सी पीड़ित हो जाती है। हमारे जो सब प्लैनेट्स हैं वो दो तरह के हैं। पहले ग्रुप में आते हैं अप्रकाश ग्रह, ये 5 होते हैं। दूसरे ग्रुप में आते हैं उपग्रह, ये 7 होते हैं। इन 7 में से 2 ऐसे उपग्रह होते हैं जो कि अप्रकाश ग्रह के ग्रुप में भी आते हैं। अब अप्रकाश ग्रह क्या है, हमको नाम से ही पता चल रहा होगा। अप्रकाश मतलब जहाँ पे रोशनी ना हो, अंधेरा। अप्रकाश ग्रह अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये हमारे ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की वजह से होती है। कि हमारी जानबूझकर या अनजाने में कोई भी गलती हो जाए जिसके तरफ हम अवेयर ही ना हो और लॉन्ग टर्म से वो गलती करते आ रहे हैं, उस टाइप की गलती के जो फल हम भोगते हैं वो अप्रकाश ग्रह के थ्रू भोगते हैं। इनमें आते हैं धूम, व्यतिपात, परिधि, इंद्रचाप और उपकेतु। अब दूसरे ग्रुप में आते हैं उपग्रह। उपग्रह क्या है, हमारे जो 7 विजिबल प्लैनेट्स हैं सूर्य से लेकर शनि तक, इन 7 विजिबल प्लैनेट्स के अपने थ्योरीज के हिसाब से संतान होते हैं ग्रहों के। तो इन्हीं को हम एक शैडोई रूप में, जैसे राहु केतु शैडो प्लैनेट थे वैसे ही ये उपग्रह जो है इन्हीं 7 विजिबल प्लैनेट्स के शैडोई पार्ट्स हैं, जिनमें आते हैं काल, परिधि, मृत्यु, अर्धप्रहर, यमकंटक, इंद्रचाप, गुलिका या फिर मांदी। यहाँ पे यमकंटक एक प्योरली बेनिफिक उपग्रह है, अर्धप्रहर न्यूट्रल है। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो सारे उपग्रह होते हैं वो इन जनरल इन ऑस्पिशियस यानी कि थोड़ी से हार्मफुल रिजल्ट हमको प्रदान करते हैं। हमारे सारे के सारे जो सब प्लैनेट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो खतरनाक जिसको बोल सकते हैं वो है गुलिका या फिर मांदी। वो जिस घर में बैठते हैं उसको थोड़ी सी नेगेटिव सिग्निफिकेशंस वहां पे डाल देते हैं। सब प्लैनेट की कोई भी खुद की दशा सिस्टम नहीं होती। वो जिस किसी भाव में बैठते हैं
उस भाव का जो राशि स्वामी है उसकी दशा जब आती है तब सब प्लैनेट्स एक्टिवेट होके अपनी जो रिजल्ट है वो हमको प्रदान करता है। यहाँ पे दो टेबल है। पहले टेबल में अप्रकाश ग्रह के बारे में लिखा गया है, दूसरे टेबल में उपग्रह के बारे में दिया गया है। अब पहले पहले टेबल की बात करते हैं। पहले अप्रकाश ग्रह है धूम। ये एक मेलिफिक मार्स की तरह काम करता है। व्यतिपात जो है एक मेलिफिक राहु की तरह काम करता है। परिधि या फिर परिवेश जिसको बोलते हैं वो एक मेलिफिक चंद्रमा की तरह काम करता है। इंद्रचाप एक मेलिफिक शुक्र की तरह काम करता है। उपकेतु जो है वो एक मेलिफिक केतु की तरह काम करता है। ये जो अप्रकाश ग्रह हैं इनमें से परिधि और इंद्रचाप अप्रकाश ग्रह होने के साथ साथ उपग्रह के श्रेणी में भी आ जाते हैं। अब उपग्रह पे आते हैं। उपग्रह में से पहला है काल, जिसको कि सूर्य का बेटा बोला जाता है, शैडोई वर्जन ऑफ सूर्य। ये मेलिफिक होता है। परिधि या परिवेश ये चंद्रमा की शैडोई वर्जन होता है। मृत्यु जो है वो मंगल का बेटा होता है। वैसे अर्धप्रहर जो है वो मरकरी का बेटा होता है। यमकंटक बृहस्पति का बेटा होता है। इंद्रचाप शुक्र का बेटा होता है। गुलिका या मांदी शनि का बेटा होता है। बेटा मतलब यहाँ पे उनकी शैडोई वर्जन है, ना कि अपने खुद के बेटे। पुराण के हिसाब से नहीं, ये शैडोई वर्जन है, मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। इनमें से अगर हम देखें तो कंटक जो है वो मोस्ट ऑस्पिशियस अच्छा रिजल्ट देने वाला उपग्रह है। गुलिका या मांदी सबसे खराब रिजल्ट देता है। जो अर्ध प्रहर है चूंकि यह मरकरी का शैडोई फॉर्म है तो वो क्या करता है, एक न्यूट्रल प्लेनेट है। वो जिस भाव में बैठता है अगर उस भाव को सर्वाष्टक वर्ग में अगर 25 से ज्यादा बेनिफिक पॉइंट आ जाए तो ये अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उस भाव में। मगर यदि उस भाव में 25 बेनिफिक पॉइंट से नीचे के पॉइंट्स हों तो वहां पे अगर अर्धप्रहर बैठ जाए तो उस भाव को वो थोड़ी सी डैमेज कर देता है। अब बृहद पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड एंड एनोटेड बाय गिरीश चंद्र शर्मा जी, उनकी जो बुक है वहां पे थर्ड चैप्टर में उन्होंने एक रेफरेंस दिया है। जातक कलनकारम तमिल वर्जन की एक टेक्स्ट है, वहां पे ये जो सब प्लैनेट्स हैं उनकी राशि, स्वराशि, उच्च राशि और नीच राशि के बारे में थोड़ी सी व्याख्या की गई है। पहले लेते हैं धूम को। धूम की स्वराशि है कैप्रिकॉन, एक्सल्टेशन साइन है लियो और डेबिलिटेशन साइन है एक्वेरियस। व्यतिपात की खुद की साइन है जेमिनाई, एक्सल्टेशन साइन है स्कॉर्पियो, डेबिलिटेशन साइन है टॉरस। परिधि की खुद की साइन है नहीं, एक्सल्टेशन साइन है जेमिनाई, डेबिलिटेशन साइन है सेजिटेरियस। इंद्रचाप जो है इसकी खुद की साइन है कैंसर, एक्सल्टेशन साइन है सेजिटेरियस, डेबिलिटेशन साइन है जेमिनाई। एंड उपकेतु जो है उसकी खुद की साइन है कैंसर, एक्सल्टेशन साइन है एक्वेरियस, डेबिलिटेशन साइन है लियो। वैसे ही गुलिका की साइन है एक्वेरियस। यमकंटक सेजिटेरियस को खुद की साइन मानता है। अर्धप्रहर जेमिनाई को मानता है। काल कैप्रिकॉन को मानता है। मृत्यु स्कॉर्पियो को मानता है। ये गुलिका, यमकंटक, अर्धप्रहर, काल और मृत्यु की एक्सल्टेशन और डेबिलिटेशन साइन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो अप्रकाश ग्रह हैं और उपग्रह हैं। जो अप्रकाश ग्रह के अंदर जो 5 सब प्लैनेट्स आते हैं उनकी पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम सूर्य की लॉन्गिट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। उसको 133 डिग्री 20 मिनट्स में ऐड कर देंगे तो हमको धूम की लॉन्गिट्यूड मिलेगी। अब उसी धूम की लॉन्गिट्यूड को अगर 360 डिग्री में माइनस कर दें तो व्यतिपात की लॉन्गिट्यूड मिलेगी। व्यतिपात की लॉन्गिट्यूड को अगर 180 डिग्री में ऐड कर दें तो परिधि की लॉन्गिट्यूड मिलेगी। परिधि की लॉन्गिट्यूड को अगर 360 डिग्री में माइनस करें तो इंद्रचाप की लॉन्गिट्यूड मिलेगी। और इंद्रचाप की लॉन्गिट्यूड को अगर 16 डिग्री 40 मिनट्स में ऐड कर दें तो हमको उपकेतु की लॉन्गिट्यूड मिलेगी। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड ये है कि हमको 360 डिग्री जोडियक बेल्ट में सूर्य 0 डिग्री एरिस से कितना मूव किया है उसके हिसाब से उसकी लॉन्गिट्यूड हम इनिशियली लेंगे। ट्रू लहरी चित्रपक्ष अनांश के हिसाब से देखेंगे। एग्जाम्पल की ओर से यहाँ पे सूर्य जो है वो 26 डिग्री टॉरस पे सपोज है। तो 26 डिग्री टॉरस मतलब सूर्य 0 डिग्री एरिस से अपनी जो मूवमेंट है शुरू किया है। 0 डिग्री एरिस से 30 डिग्री एरिस तक 30 डिग्री हो गया। उसके बाद टॉरस में वो 26 डिग्री गया है, यानी कि 30 + 26 = 56 डिग्री। इसका मतलब यह है कि सूर्य का लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री एरिस से लेके 56 डिग्री तक आया है, जो कि 360 डिग्री बढ़िया जोडियक बेल्ट में उसने मूव किया है। अब धूम की लॉन्गिट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो सूर्य की 56 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको 133 डिग्री 20 मिनट्स में ऐड कर देंगे, जब आएगा 189 डिग्री 20 मिनट्स, यानी कि 9 डिग्री 20 मिनट लिब्रा। वैसे ही व्यतिपात की डिग्री के लिए हम 360 डिग्री से धूम की लॉन्गिट्यूड को माइनस कर देंगे तो आएगा 170 डिग्री 40 मिनट्स, यानी कि 20 डिग्री 40 मिनट्स वर्गो। वैसे ही परिधि की लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करने के लिए 180 डिग्री में
व्यतिपात की लॉन्गिट्यूड को ऐड कर देंगे तो आएगा 180 डिग्री प्लस 170 डिग्री 40 मिनट, यानी कि 350 डिग्री 40 मिनट, जो कि 20 डिग्री 40 मिनट पाइसेस में आती है। वैसे ही इंद्रचाप की लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करने के लिए 360 डिग्री से परिधि की लॉन्गिट्यूड को माइनस कर देंगे तो आएगा 19 डिग्री 20 मिनट एरिस। वैसे ही लॉन्गिट्यूड ऑफ उपकेतु क्या होगा, 16 डिग्री 40 मिनट्स में हम इंद्रचाप की अगर लॉन्गिट्यूड को ऐड कर दें तो हमको मिलेगा 26 डिग्री एरिस। कैसे ही हम सारे के सारे अप्रकाश ग्रह की जो लॉन्गिट्यूड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आती है कि कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ उपग्रह। ये थोड़ी सी लेंदी है, इजी है, इतनी डिफिकल्ट है नहीं, उसको थोड़ी सी समझते हैं। हम गुलिका और मानदी के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे उनकी पोजीशन, इसको यहीं पे एनालिसिस करेंगे और उसी की रेफरेंस में ही बाकी सबकी कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे कि पहले हम नोट करेंगे दो चीजें। पहली चीज ये है कि जो व्यक्ति जन्म ग्रहण किया है वो उस दिन का सूर्यास्त के पहले का है या सूर्यास्त के बाद का है। अगर व्यक्ति सूर्यास्त से पहले के जन्म ग्रहण किया हो तो उसमें क्या करेंगे, सूर्यास्त का समय माइनस उसी दिन का सूर्योदय का समय निकाल लेंगे तो एक टाइम डिफरेंस मिलेगा। उस टाइम डिफरेंस को हम 8 हिस्सों में बांट देंगे। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय सूर्यास्त के बाद जन्म लिया होगा तो उस दिन का सूर्यास्त का समय माइनस नेक्स्ट डे का जो सूर्योदय है उसका समय को माइनस कर देंगे और जो डिफरेंस मिला उसको डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। अब क्या करेंगे, दो केसेस बनेंगे। पहले केस में है जो सूर्यास्त से पहले जन्म ग्रहण किए हैं, दूसरा केस है जो सूर्यास्त के बाद जन्म ग्रहण किए हैं। अब हमारे जो टाइम पोर्शन को हमने 8 हिस्सों में बांट दिया वो इक्वली बांटा गया है, तो वो जो 8वां हिस्सा मिलेगा उसका कोई भी स्वामी नहीं रहता और बाकी के जो 7 हिस्से मिले उनको हम उनके स्वामी को अलर्ट कर देते हैं। स्वामी को कैसे अलर्ट करेंगे, देखिए सपोज कोई व्यक्ति सूर्यास्त से पहले जन्म ग्रहण किया है, मंगलवार को जन्म ग्रहण किया है। अब हमने वो टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय 8 कर दिया है तो 8 पोर्शन मिल गया है। तो पहला पोर्शन वो व्यक्ति जिस दिन जन्म ग्रहण किया है उस दिन का जो स्वामी है उसका होगा। उसके बाद सिक्वेंशियली हमारे जो वार के जो स्वामी हैं वो सिक्वेंशियली दूसरे पार्ट के भी स्वामी हो जाते हैं। जैसे कि मंगलवार दिन के अगर सूर्यास्त से पहले जन्म ग्रहण किया हो तो पहला भाग है मंगल का, फिर आता है बुध का, फिर बृहस्पति का, फिर शुक्र का, ऐसे ही चलता जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद जन्म ग्रहण किया हो वो क्या करेगा, अब मंगल से, क्योंकि मंगलवार को हुआ है तो मंगल से हम 5 स्वामी गिन लेंगे, यानी कि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। तो उसका जो टाइम पोर्शन शुरू होगा वो शनि से शुरू होगा, सूर्यास्त से बाद वाला का जो मंगलवार को पैदा होता है। तो शनि आएगा पहला पोर्शन का स्वामी, फिर आएगा सूर्य, फिर चंद्रमा, मंगल बुध, ऐसे ही सीक्वेंस में चला आएगा। और जो 8वां पोर्शन लास्ट पोर्शन हम टाइम बचा दोनों ही केसेस में आखिरी पोर्शन का स्वामी कोई नहीं होता। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुलिका और मंदी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो शनि का पोर्शन निकला, तो शनि का पोर्शन जहां से स्टार्टिंग हो रहा है, कई कई टेक्स्ट में अंत का पोर्शन लेते हैं, कई कई में शुरुआत की लेती है, मगर प्रैक्टिकली शुरुआत का ज्यादा काम करता हुआ देखा गया है। तो शुरुआत के और जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में भी शुरुआत के पोर्शन को डिफॉल्ट सेटिंग माना गया है गुलिक के लिए। तो इसीलिए हम उसके शुरुआत के पोर्शन को लेंगे और शुरुआत के पोर्शन को जो टाइम हमको मिला वो हमारे बर्थ डिटेल्स में डाल देंगे। जब बर्थ डिटेल्स में डालेंगे तो एक होरोस्कोप जनरेट होगा और उस होरोस्कोप का जो लगन होगा उसमें जो राशि होगी उसकी जो डिग्री होगी वो गुलिका की डिग्री और राशि हमारे बर्थ चार्ट में होगी। वैसे ही जब शनि की जो टाइम पोर्शन की हम मध्य बिंदु लेंगे वहां से जो टाइम हमको मिलेगी उसको अगर हम होरोस्कोप में डाल देंगे, हमारे जो बर्थ डिटेल्स है उसमें डाल के अगर होरोस्कोप जनरेट कर देंगे तो जो लग्न उदित हुई उसमें जो राशि आई और उसमें जो डिग्री आई वो मंदी की डिग्री और राशि होगी हमारे बर्थ चार्ट में। इसी तरह हम बाकी के सारे जो उपग्रह रहे एक्सेप्ट परिधि और इंद्रजाल, इन दोनों को छोड़ के बाकी के जो उपग्रह रहे उनको उनके करस्पॉन्डिंग स्वामी के टाइम पोर्शन के मध्य बिंदु का जो टाइम मिला उसको हमारे बर्थ डिटेल्स में डाल के जो लग्न उदित हुआ उसकी डिग्री और राशि से
हम हमारे बर्थ चार्ट में वो किस राशि और डिग्री में होंगे हम उसका पता लगा सकते हैं। उसके एक एग्जाम्पल हम नेक्स्ट देखेंगे। ये एक कुंडली है, बर्थ डिटेल्स दिया गया है। 11 जून 1962, टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर के 2:47। ये सोमवार को पैदा हुए हैं। उस दिन का जो सूर्योदय का टाइम है वो है 5:07 और 43 सेकंड, और सूर्यास्त का टाइम है वो है शाम के 6:20 और 16 सेकंड। क्योंकि जन्म हुए हैं सूर्यास्त से पहले, तो हम क्या करेंगे, उस दिन का सूर्यास्त का टाइम माइनस सूर्योदय का टाइम ले लेंगे और उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवीजन किए तो हमारा निकला 1 घंटा 39 मिनट्स और 5 सेकंड। वो जो 1 घंटा 39 मिनट 5 सेकंड निकला, वो टाइम डिफरेंस का जो 8 हिस्से मिले, हर एक हिस्से का स्पान 1 घंटा 39 मिनट और 5 सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, सूर्योदय से जो टाइम हमको मिला है उसमें ईच पोर्शन का जो 1 घंटा 39 मिनट 5 सेकंड मिला स्पैन, उसको ऐड करते हुए जाएंगे। सूर्योदय के टाइम से शुरू करेंगे। सूर्योदय हुआ है 5:07 और 43 सेकंड, वहां पे हमने ऐड कर दिया 1 घंटा 39 मिनट 5 सेकंड, तो निकला 6:46:48। इसका अर्थ ये है सुबह के 5:07 से लेके लगभग लगभग 6:46 तक जो पोर्शन आया है उसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा क्यों? क्योंकि ये सोमवार को जन्म ग्रहण किए हैं। अगर ये बृहस्पतिवार को जन्म ग्रहण करते तो पहला पोर्शन बृहस्पति का होता। वैसे ही चंद्रमा का पोर्शन खत्म हुआ 6:46 पे। अगर हम अभी इसमें 1 घंटा 39 मिनट 5 सेकंड फिर से ऐड कर दें तो मिलेगा कितना, 8:25 और 53 सेकंड। इसका अर्थ यह है मंगल का जो पोर्शन है, क्योंकि चंद्र के बाद मंगल आता है, इसलिए मंगल का जो पोर्शन है वो 6:46 मिनट और 48 सेकंड सुबह से लेके सुबह के 8:25 मिनट 53 सेकंड है। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते करते जाएंगे। जब शुक्र की जो पोर्शन है वो जब समाप्त होगी वो है दोपहर के 1:23 मिनट और 8 सेकंड पे। जब शुक्र की पोर्शन खत्म होगी वहीं से शनि की पोर्शन शुरू होगी। शनि की पोर्शन जब शुरू होगी वो है 1:23 मिनट 8 सेकंड दोपहर को। वो टाइम को हमको नोट कर लेना है। अब क्या नोट करना है, अब ये जो टाइम मिला शुरुआती टाइम शनि का, इसमें हम क्या करेंगे, जो 1 घंटा 39 मिनट 5 सेकंड मिला है, वो जो डिवीजन से हमको मिला है टाइम, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। उसका जो वैल्यू निकलेगा वो क्या है, 49 मिनट और 32 सेकंड। अब क्या करेंगे, शनि के शुरुआती पोर्शन के टाइम में 49 मिनट 32 सेकंड ऐड कर देंगे तो मिलेगा 2:12 मिनट और 40 सेकंड। इसका अर्थ यह है शनि का जो मिड पोर्शन जहां से मंदी के कैलकुलेट करते हैं उसका टाइम है 2:12 मिनट और 40 सेकंड। अब शनि की अगर टोटल लेंथ हम निकालें तो क्या निकलेगा, शुरुआती टाइम प्लस 1 घंटा 39 मिनट 5 सेकंड, तो वो निकला 3:02 मिनट 13 सेकंड। अब उसमें अगर फिर से 1 घंटा 39 मिनट 5 सेकंड ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 4:41 मिनट 18 सेकंड। यानी कि सूर्य की जो स्पैन है वो 3:02 मिनट 13 सेकंड से लेके 4:41 मिनट और 18 सेकंड के हैं दोपहर के। अब हमको शनि के 2 पॉइंट्स मिले। पहला पॉइंट में इसका जो पोर्शन शुरू हुआ टाइम का वो है दोपहर के 1:23 मिनट और 8 सेकंड। अब हम इसको हमारे जो बर्थ डिटेल्स है यहाँ पे जो दिया गया है 11 जून 1962, फिर लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड प्लेस के दिया गया है, इन दोनों को सेम रखेंगे। अब क्या करना है, बस ये जो टाइम हमको मिला वहां पे डाल देना है। ये जो 1447 के जगह पे डालेंगे 132308। अब हमको हॉरोस्कोप जनरेट कर देना है। जब हम हॉरोस्कोप जनरेट करते हैं तो जो लग्न उदित होके आती है वो कन्या लगन है, और उसकी जो डिग्री है वो 19 डिग्री 38 मिनट 56 सेकंड है। इसका अर्थ यह है कि हमारी जो गुलिका है हमारे बर्थ चार्ट में 19 डिग्री 38 मिनट 56 सेकंड कन्या साइन में है। वैसे ही जब हम शनि के जो मिड वाला पोर्शन का टाइम है जो कि 2:12 मिनट 40 सेकंड है, अब हम इस बर्थ डिटेल्स में डाल देंगे और जो हॉरोस्कोप जनरेट करेंगे तब जो जग लगन निकलेगा वो होगा तुला लगन, 1 डिग्री 11 मिनट और 22 सेकंड। इसका अर्थ यह है मंदी जो है इस बर्थ चार्ट में
1 डिग्री 11 मिनट और 22 सेकंड तुला राशि में है। वैसे ही दूसरे उपग्रहों को कैलकुलेट करने के लिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्वामी की जो टाइम पोर्शन है उसके मध्य बिंदु को लेके जो टाइम निकलेगा उससे हॉरोस्कोप जनरेट करके असेंडेंट डिटरमाइन करके उनकी राशि और लॉन्गिट्यूड की पता हमारे बर्थ चार्ट में लगा सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट अभी ओवर हो गया। अब थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट में आते हैं। फल दीपिका में 25th चैप्टर में सब प्लैनेट्स के कुछ रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मेंशन किए गए हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा देखते हैं। छठा घर और 11वां घर, इन दोनों घर को छोड़ के गुलिका या फिर मांदी और किसी भी घर में अगर बैठते हैं तो उस घर के जो बेनिफिक इफेक्ट है उसको डिमिनिश कर देते हैं और जो मेलिफिक इफेक्ट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। यमकंटक जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है हमारे सब प्लानट है। स्ट्रॉन्ग मतलब बेनिफिक, सब प्लानट सबसे स्ट्रांगली जो बेनिफिक है। अब ये क्या करता है, जिस भाव के साथ बैठता है, जिस भाव में बैठता है और जिस भाव के स्वामी के साथ बैठता है उसमें अच्छे क्वालिटीज ला देता है। हमारे जो गुलिका और मंदी हैं वो क्या होते हैं कि सारे उपग्रह एक तरफ, गुलिका मंदी और एक तरफ, ये ट्वाइस ब्याड होते हैं, यानी कि दूसरे उपग्रह जितना खराब रिजल्ट डालेंगे गुलिका मंदी उसके डबल खराब डालते हैं। इसके वजह से ये सबसे ज्यादा डेंजरस रिजल्ट देने में सक्षम है। फिर गुलिका मांदी के बाद अगर हम अर्ध प्रहर की बात करते हैं, अर्ध प्रहर जो है वो मरकरी की तरह थोड़ी सी एक्ट करते हैं, यानी कि न्यूट्रल। और काल सूर्य के शैडोई प्लैनेट होने के बाद भी वो राहु की तरह एक्ट करता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, अर्ध प्रहर जो है हमेशा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। अगर सर्वाष्टक वर्ग में 25 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट मिले हो किसी घर पे, वहां पे अर्ध प्रहर बैठ जाए तो अच्छा रिजल्ट देता है। मगर 25 पॉइंट से नीचे है उस घर में अगर अर्ध प्रहर बैठ जाए तो उसको मेलिफिक रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। अब धूम की बात करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी का कुछ बॉडी पार्ट जल जाना या फिर धूप में किसी को सनस्ट्रोक हो जाना, मन में बड़ी ही विरक्ति सा आ जाना, वो धूम हमारे साथ करता है। वैसे व्यतिपात क्या करता है, कोई भी 4 पैरों वाला जानवर कोई भी हो उससे हमको खतरा पैदा करता है। परिधि जो है इसको थोड़ी सी डिटेल में यहाँ पे वर्णना की गई है। हम न्यूज वगैरह में देखते हैं कि कोई समंदर में नहाने गए मर गए, कोई हमारे स्विमिंग पूल में नहाने गए वहीं पे डूब गए, तो वो जो डुबाने का काम परिधि करता है। ये देखा गया है कि जिनके लग्न या फिर लग्नेश के साथ परिधि का कोई भी कनेक्शन, परिधि या परिवेश इसको बोलते हैं, अगर कोई कनेक्शन बना रहा हो तो वो स्विमिंग पूल पे नहाने से या फिर समंदर में रिवर में नहाने से इन सब से उनको थोड़ी सी डर लगती है। परिधि की और एक चीज क्या है कि बॉडी में वाटर रिटेंशन जैसे प्रॉब्लम मिडिल मिडिल में क्रिएट हो जाता है बॉडी में, तो वो उसके लिए परिधि मेनली जिम्मेदार होता है। और एक चीज ये है, किसी किसी को कभी जेल यात्रा हो जाना या फिर कोई किडनैप हो जाता है, क्योंकि ये चंद्रमा का अंश है, तो उसके थोड़ी सी जो मेलिफिक रिजल्ट है चंद्रमा का वो ये देने में सक्षम है। इंद्रचाप क्या करता है, सपोज किसी को पत्थर लगने से सर में चोट आ गई या फिर कोई भी तीक्ष्ण वस्तु हो, वो ब्लेड हो या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो, वो हाथ में पैर में लगने से चोट आ गई, ये सब हमको इंद्रचाप करवाता है, क्योंकि ये मेलिफिक शुक्र का एक पार्ट है। इसका वजह से ये ब्याड या लूज कैरेक्टर वाले फीमेल के साथ एसोसिएट होके जो ब्लेम मिलता है, इसके लिए भी ये बहुत हद तक ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उपकेतु के बारे में बोलते हैं। उपकेतु एक नेगेटिव केतु की क्वालिटीज थोड़ी सी कैरी करती है। वो क्या करता है, देखिए, पहली बात है कि फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। हाइट मीन्स दैट इज अ फिजिकल थिंग और ए फाइनेंशियल थिंग। आप कहीं छत से गिर जाना या फिर रातों रात बिजनेस से सडन लॉस हो जाना, या फिर आप कहीं पे अगर व्हीकल में जा रहे हैं वहीं पे कहीं पे अचानक से दुर्घटना हो जाना, या फिर कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट आपके ऊपर गिर जाना, ये सब इंजरी जो करता है वो उपकेतु करता है। हम कभी कभी न्यूज में देखते हैं कि कभी लाइटनिंग हो गई, बिजली गिर गई किसी के ऊपर, उससे उसकी मौत हो गई, उसके लिए उपकेतु जो है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट नोट है जो हमेशा हमको याद रखना है। पहला नोट है कि सब प्लैनेट्स की कोई भी दशा अंतर्दशा नहीं होती। ये तभी रिजल्ट देते हैं जब उनकी साइन लॉर्ड की दशा चलती है। एग्जाम्पल की ओर से अगर मांदी चौथे घर में बैठा है, चौथे साइन में बैठा है D1 चार्ट में, तो जब चौथा घर के साइन एक्टिवेट होगा, उसकी लॉर्ड जब उसकी दशा चलेगी, तब जाके ये अपना फल देगा। दूसरी बात है कि अगर हॉरोस्कोप में हमारी जो लगन लॉर्ड हो
या फिर आत्मकारक प्लैनेट हो, ये अगर वेल प्लेस्ड हो विदाउट एनी मेलिफिक एप्लीकेशन, तो ये जो उपग्रह और जो हमारे अप्रकाश ग्रह हैं जो मेलिफिक रिजल्ट देते हैं वो नहीं दे सकते, वो मतलब प्रैक्टिकली पावरलेस हो जाते हैं। और एक चीज लास्ट पॉइंट नोट करने की बात है कि साइन डिस्पोजिटर, ये जो उपग्रह या अप्रकाश ग्रह हैं जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी अगर वेल प्लेस्ड हो तो वो जो हार्मफुल रिजल्ट देते हैं वो इतने इंटेंसिटी में नहीं दे पाते, मगर यदि इनकी साइन लॉर्ड ही अफ्लिक्टेड हो जाए तो ये बहुत ही खतरनाक रिजल्ट देने में सक्षम है। अब हम एक जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर में कैसे उपग्रह वाली चार्ट जनरेट करेंगे उसको देखते हैं। सपोज D1 चार्ट में हमको उपग्रह की पोजीशनिंग जानना है तो क्या करेंगे, हमारा जो लगन चार्ट है उसमें राइट क्लिक करेंगे, उसमें चूज अ व्यू व्हिच बॉडी टू शो करके ऑप्शन आते हैं, उसमें जाएंगे, उसमें स्टैंडर्ड व्यू क्लिक किया होगा उसको चेंज करके उपग्रह व्यू कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, बर्थ चार्ट में उपग्रह किस जगह पर है वो सब दिखने लगेंगे। वैसे ही हमको अगर इतना झंझट में ना फंस के सिंपली उपग्रह के जो लॉन्गिट्यूड है या साइन नक्षत्र जानने के लिए हमारे जो प्लैनेट्स लिखे गए हैं सन से लेकर सैटर्न तक, हम उसको अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे जहाँ पे स्क्रीन पे लिखे गए हैं उनकी लॉन्गिट्यूड, स्क्रॉल डाउन करने पर मांदी, गुलिका, प्राणपद, लगन, धूम, व्यतिपात, परिवेश, इन सब की राशि और नक्षत्र और लॉन्गिट्यूड हम इजीली पता लगा सकते हैं। अब प्रैक्टिकल चार्ट पे आते हैं। ये जो फर्स्ट वाली चार्ट है वो है लग्न कुंडली में ग्रहों की उपस्थिति। जो सेकंड वाली चार्ट है वो है लग्न कुंडली में उपग्रह और अप्रकाश ग्रह जो जो भाव में बैठे हैं उनकी जो पोजीशन है। इस एग्जांपल में देखते हैं ये जो नेटिव की मैरिड लाइफ थोड़ी सी ट्रबल था, वो जिस दिन से मैरिज किए उसके अगले दिन से ही ट्रबल होनी शुरू हुई, और आफ्टर 1 ईयर जब राहु की महादशा और शनि की अंतर्दशा चली तो ये अपनी वाइफ से अलग हो गए, सेपरेट हो गए। ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले ये देखते हैं। क्योंकि हम उपग्रह को एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारा मुख्य फोकस ये है कि लगन का जो लग्नेश है और उस बर्थ चार्ट का D1 चार्ट में जो आत्मकारक ग्रह है, आत्मकारक मतलब हम यहाँ से सूर्य से लेकर शनि तक जो हाईएस्ट डिग्री रखता है उसको लेंगे, राहु केतु को नहीं लेंगे, वो छाया ग्रह है। हम KN राव जी के जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लग्नेश और आत्मकारक दोनों की स्थिति चेक करते हैं। यहाँ पे लग्नेश से मंगल, मंगल 9th हाउस में बैठा है तो हम देख के खुश हो गए, हाँ भाई बहुत बढ़िया बैठा है, मगर एक चीज है, यहाँ पे राहु जो है मंगल की शत्रु है, लगन पे बैठा है, लगन को दूषित किया, मंगल को दृष्टि दे रहा है, लग्नेश को भी दूषित किया, इसकी वजह से यहाँ पे लग्नेश की परिस्थिति थोड़ी सी खराब है। अब चंद्रमा आत्मकारक, चंद्रमा लगन पे बैठ के सूर्य से कंबस्ट है। दूसरी बात है इसमें ग्रहण दोष भी लग गया है, इसके वजह से इस चार्ट में लग्नेश भी कमजोर है, आत्मकारक ग्रह भी कमजोर है, इसके वजह से इनके केस में उपग्रह जनित जो समस्या है वो बहुत जोरों से आएगी। अब हम देखते हैं कि मैरिड लाइफ की क्यों। सबसे पहले देखेंगे पहले चार्ट में सप्तम भाव में कौन है, केतु, नेचुरल मेलिफिक और मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। अब दूसरी चार्ट में देखेंगे तो सप्तम भाव में बैठा है व्यतिपात। ये व्यतिपात क्या है, व्यतिपात एक मेलिफिक राहु की सिग्निफिकेशन लाता है। तो इन जनरल इनके सप्तम भाव केतु और व्यतिपात से पीड़ित है। अब देखते हैं शनि की अंतर्दशा में ये सब क्यों हुआ। अब जब शनि की बात करते हैं सबसे पहले शनि की दो राशि है, मकर राशि, कुंभ राशि। अब सेकंड वाले जो फिगर वहां पे आते हैं उपग्रह वाला में, इसके मकर राशि में यम घंटक बैठा है, मगर एक्वेरियस साइन में पुलिका, मांदी दोनों के दोनों बैठे। अब अगर शनि की प्लेसमेंट देखेंगे कि शनि अगर वेल प्लेस्ड हो तो यम घंटक का रिजल्ट मिलेगा जो कि अच्छा है, मगर यदि शनि की पोजिशनिंग खराब हो गई तो गुलिका और मंदी की बड़ी ही डेंजरस रिजल्ट मिलेगी। शनि जो है दसवें और एकादशेश होके अष्टम भाव में बैठा है, पाप कर्तरी में है, इसका वजह से उसको गुलिका और मांदी की रिजल्ट बहुत जोरों से मिलेगी। अब हम कहते हैं कि शनि तो अष्टम में बैठा है, सप्तम घर का फल क्यों देगा। हमने दशा एनालिसिस टेक्निक में हमको पहले ही एक वीडियो में ये पढ़ाया है कि शनि और कोई भी प्लानेट दशा या अंतर्दशा स्वामी सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है जिस भाव पे का स्वामी और जिस भाव में बैठ जाता है।
सेकंड में वो रिजल्ट देता है जिन जिन भावों के स्वामी के साथ वो कनेक्ट होकर रहता है। शनि और शुक्र में परस्पर दृष्टि है, तो शुक्र चूंकि सप्तम भाव का स्वामी है, तो शनि सप्तम भाव का फल भी देगा। अच्छा देगा या बुरा देगा? यहाँ पे सप्तम भाव इनकी पीड़ित है और शनि खुद उसकी राशि में चूंकि गुलिका मांदी बैठे हैं, तो शनि जो रिजल्ट देने वाला है वो एडवर्स रिजल्ट देने वाला है। इसके वजह से शनि अपनी अंतर्दशा में पति पत्नी को अलग करने में सक्षम हो गया। ये दूसरी एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है कि जब से मरकरी की महादशा चली, इनको क्रोनिक हेल्थ इश्यू आनी शुरू हो गई और ये कई बार अस्पताल भी एडमिट भी हुए हैं। ऐसा क्यों? देखिएगा, सबसे पहले क्योंकि उपग्रह की एनालिसिस हो रही है, लग्नेश और आत्मकारक प्लैनेट की एनालिसिस करते हैं। इस केस में, इनके केस में लग्नेश और आत्मकारक दोनों के दोनों शुक्र ग्रह हैं। ये जो शुक्र है, सबसे पहले राहु केतु एक्सिस में बैठा है, फिर चंद्रमा जो कि शत्रु हुए उसके राशि में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है। इसके वजह से वेनस अफिक्सन में आया। क्योंकि ये दोनों ही लग्नेश के साथ साथ आत्मकारक भी है, तो ये थोड़ी सी गंभीर वाली सिचुएशन है। दूसरी बात है, अब हम अंतर्दशा सामने पे आते हैं। उससे पहले और थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। आत्मकारक लग्नेश का वीक होने का अर्थ है उपग्रह एक्टिवेट हो गए। अब वही 10वें भाव में अगर हम सेकंड चार्ट में देखें, तो उपकेतु और इंद्रचाप दोनों मैलिफिक बैठे हुए हैं। इसके वजह से वो जो शुक्र है और पीड़ित हो गया। अब मरकरी के महादशा में इनकी हालत ऐसी हुई, मरकरी 12th लॉर्ड और 9th लॉर्ड होके बाधकेश के साथ बैठा है। तो बाधकेश क्या करता है? हेल्थ इश्यू को थोड़ी सी सही होने में लेट करता है। बट एट द सेम टाइम देखिए, ये इतने कॉम्प्लिकेट क्यों किया? मरकरी जो जेमिनी साइन है वहां पे बैठा है व्यतिपात। व्यतिपात एक मेलिफिक राहु की तरह एक्ट करता है, जिसके वजह से भाग्य का साथ नहीं मिला। अब इनकी जो 12th हाउस में वर्गो साइन है वहां पे बैठा है मृत्यु, जो कि मार्स की मेलेफिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके वजह से इनको मरकरी की अंतर्दशा में इतनी क्रोनिक हेल्थ इश्यू की सामना करनी पड़ी। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिनको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में इंटरेस्ट है वो ये देख सकते हैं। कुलिका, चंद्रमा और प्राणपद लग्न। अगर हमारा बर्थ टाइम 10 मिनट के अंदर, थोड़ी सी हम कंफ्यूजन में है क्या होगा, तो इस मेथड से बड़ी ही सटीकता से विद इन 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स मैक्सिमम, उसी के अंदर ही हम बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके लिए 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, गुलिका, चंद्रमा और प्राणपद लग्न, इनकी जो साइन है और जो लॉन्गिट्यूड है, वो लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में क्या क्या है उसको नोट करके रख देंगे थ्रू जगन्नाथपुरा सॉफ्टवेयर। अब दूसरी स्टेप में आते हैं। उत्तर कलामृत कालिदास जी के द्वारा जो लिखा गया है, उसके 6th श्लोका, फर्स्ट चैप्टर के 6th श्लोका में ये लिखा गया है कि अगर हमको असेंडेंट में कंफ्यूजन आ रहा है कौन सा असेंडेंट सही है, तो ये एक मेथड हम लगा सकते हैं कि लगन कुंडली या फिर नवांश कुंडली, गुलिका की पोजीशनिंग लगन कुंडली में लगन से फर्स्ट, फिफ्थ, सेवेंथ या 9th हाउस में होनी चाहिए, या फिर नवांश कुंडली में गुलिका जिस राशि में बैठा हो वहां से फर्स्ट, फिफ्थ, सेवेंथ, 9th पोजीशन पे D1 चार्ट की लगन की राशि होनी चाहिए। अगर हमारी जो सब केस ए फेल हो जाता है, तो सब केस बी में आएंगे। वो क्या है कि लगन कुंडली में चंद्रमा D1 चार्ट में अगर फर्स्ट, फिफ्थ, सेवेंथ, 9th पे बैठा हो, या फिर D9 चार्ट में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वहां से फर्स्ट, फिफ्थ, सेवेंथ, 9th पे अगर D1 चार्ट का लगन आती है, तो हमारी लगन सही है। अब आती है तीसरी पॉइंट पे। ये सारे बृहद पराशर होरा शास्त्र एडिशन में नहीं लिखा है, एक स्पेसिफिक एडिशन में लिखा है, जो कि लेट श्री गणेश दत्त पाठक जी वो लिखे हैं। वो ये लिखे हैं, ये क्या होती है? प्राणपद लगन। तो जो लोग इंसान पैदा हुए हैं, ह्यूमन बर्थ हैं, उनके केस में जो प्राणपद लगन है वो आइदर D1 चार्ट में फर्स्ट, फिफ्थ, 9th में हो और D1 चार्ट के डिग्री के साथ लगभग लगभग सेम डिग्री हो, या फिर वो D9 चार्ट में फर्स्ट, फिफ्थ, 9th में हो और D9 चार्ट के लगन के जो लॉन्गिट्यूड है उसके साथ सेम डिग्री शेयर करता हो। यहाँ पे दो चीज नोट करने की बात है कि प्राणपद लगन जो है वो D1 चार्ट में हर 6 मिनट में बदल जाता है, और प्राणपद लगन है जो D9 चार्ट का, वो 40 सेकेंड्स में चेंज हो जाता है। D9 चार्ट यूज कर रहे हैं, वहां पे लॉन्गिट्यूड निकाल रहे हैं प्राणपद लगन की, तो वो कैसे निकाल रहे हैं?
तो क्या करेंगे, हमारे जो प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड जहाँ पे लिखा गया है जगन्नाथ सॉफ्टवेयर में स्क्रीन में, वहां पे राइट क्लिक करेंगे, वहां पे चूज द डिविजनल चार्ट फॉर लॉन्गिट्यूड से एक ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स निकलेगा। उस डायलॉग बॉक्स में लगन चार्ट दिया होगा, उसको हम स्क्रॉल डाउन करके नवमांश D9 कर लेंगे और ओके कर देंगे। ऐसे करने से हमको लगन कुंडली के, हमको नवमांश कुंडली के जो जो सारे प्लैनेट्स हैं उनकी लॉन्गिट्यूड हमको इजीली मिल सकता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि इसके थ्रू हम दो एग्जांपल लेंगे। पहली एग्जांपल है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की। हमको टाइम ऑफ बर्थ दिया गया था 2:47 दोपहर के, बर्थ डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो वहां पे जो एसेंडेंट निकल के आया वो लिब्रा एसेंडेंट आया। हम पहले चेकिंग करते हैं कि ये एसेंडेंट सही है या नहीं। कैसे चेकिंग करें? लगन कुंडली पे पहले जाएंगे, वहां पे गुलिका की पोजीशनिंग देखते हैं। लगन कुंडली से उत्तर कलामृत में क्या लिखा है? लगन कुंडली से गुलिका 1579 में होनी चाहिए, इनकी है नहीं, 12th में बैठा है। अब जब D1 चार्ट में कंडीशन फेल हो गया, अब D9 चार्ट में आएंगे। अब D9 चार्ट में देखिए गुलिका कहाँ बैठा है? मिथुन राशि में बैठा है। मिथुन राशि से अगर पांचवें राशि गिनते हैं तो क्या आता है? तुला राशि आता है। वो तुला राशि इनके D1 चार्ट का लगन में आता है, इसका इनका लगन सही है। लगन सही मिल गया। बर्थ टाइम सही है कि नहीं वो देखते हैं, चलिए देखिए। इनके लिब्रा साइन है, D1 असेंडेंट। अब प्राण पद लगन जो D1 चार्ट में है वो एक्वेरियस है। लिब्रा और एक्वेरियस यानी कि तुला राशि कुंभ राशि परस्पर त्रिकोण में है। अब डिग्री देखते हैं। लिब्रा की डिग्री है 9 डिग्री 5 मिनट 40 सेकंड, एक्वेरियस की डिग्री है 13 डिग्री 5 मिनट 30 सेकंड। हमने क्या किया, इनकी थोड़ी सी सेकंड्स में रिड्यूस कर दिया, टाइम 50 सेकंड घटा दिया। नया टाइम मिला दोपहर के 2:46 मिनट 10 सेकंड। तो रेक्टिफाई करने के बाद इनका जो D1 चार्ट में जो लिब्रा के असेंडेंट आया वो है 8 डिग्री 54 मिनट 14 सेकंड, और प्राण पद लगने की जो डिग्री आया वो है 8 डिग्री 55 मिनट 28 सेकंड, जिसका वजह से हमारे सारे कंडीशन फिलअप सेटिस्फाई हो गए। अब हम इनको बता सकते हैं इनकी जो एक्चुअल टाइमिंग है अप टू सेकंड्स करेक्ट है, जो कि है 2:46 मिनट और 10 सेकंड दोपहर है। ये हमारी दूसरी एग्जाम्पल है। देखिए सबसे पहले इनकी बर्थ डिटेल्स दिया गया है 14 जून 1981 मेल नेटिव में, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड दे दिया गया है प्लेस का। इनका बर्थ टाइम दिया गया है 7:35 सुबह। ठीक है। कैंसर असेंडेंट है, प्राणपद लगन कैप्रिकॉन आ रहा है, परस्पर के त्रिकोण में ही है नहीं। अब देखते हैं इनकी लगन सही है क्या नहीं। वो चेक करने के लिए सबसे पहले गुलिक की पोजीशनिंग देखेंगे। D1 चार्ट में गुलिक जो है चौथे घर में है, मगर होना कहाँ चाहिए था? 1 5 7 9 में। तो इसका वजह से D1 चार्ट फेल मार गया। अब D9 में आते हैं। D9 में जो गुलिक है ये बैठा है कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि से अगर हम 1579 गिने तो कर्क राशि किसी भी ओर से नहीं आ रहा। तो इसके वजह से इनकी जो लगन है वो प्रॉब्लमेटिक है। ये देखिए D1 में इनकी असेंडेंट जो है जो 0 डिग्री 53 मिनट और 20 सेकंड्स में राशि संधि में है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको टाइम रेंज पूछेंगे। हमने टाइम रेंज पूछ दिया तो इन्होंने बोला 10 मिनट इधर उधर हो सकती है। इन जनरल जो वाल क्लॉक लगा हुआ होता है उसके हिसाब से पैदा होने के बाद थोड़ी देर बाद हमको टाइम पता लगता है। तो हम क्या किए, इनकी टाइमिंग धीरे धीरे घटाना शुरू कर दिए। हमने इनको एक टाइम हमने निकाला, वो है 7:27 मिनट और 14 सेकंड। वहां पे आप पहले चेकिंग करेंगे लग्न सही है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, गुलिक से देखेंगे। गुलिक 1579 में होनी चाहिए, यहाँ पे है। देखिए गुलिक कहाँ पे है? 5th हाउस में बैठा है D1 चार्ट में, जो मिडिल का जो चार्ट है वो वाला। अब D9 थोड़ा आगे भी चेकिंग कर लेते हैं क्यूरियोसिटी से। लगन सही मिल गया, अब थोड़ी क्यूरियोसिटी है, आगे चेकिंग कर लेते हैं। D9 चार्ट में देखिए वही गुलिका जो है 9th हाउस में बैठा है, एक्वेरियस साइन में बैठा है, और एक्वेरियस साइन में 5th में जो साइन आ रही है वो जेमिनी है, जो कि लगन कुंडली का साइन है, लग्नेश का जो साइन है। इसके वजह से D9 में यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि D1 ही सेटिस्फाई हो गया, मगर फर्दर के लिए हमने चेक कर दिया। अब चंद्रमा को भी थोड़ी सी चेक कर लेते हैं, वो भी एक कंडीशन है ऑप्शनल। चंद्रमा जो है यहाँ के लगन कुंडली में 5वें में बैठा है, तो यहाँ के सब केस भी सही हो गया। ये तो सही हो गया, लगन सही मिल गया, मगर अभी हमको प्राण पद लगन से इनको चेक करना है कि कितना सही है। देखिए लगन कुंडली में प्राण पद लगन जो है वो 6
मिनट में चेंज हो जाता है। इनकी लगन कुंडली में जेमिनी असेंडेंट है। अब प्राण पद निकलना है स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो या तो डिग्री घटेगा या तो बढ़ेगा, मगर 6 मिनट अगर घटा देंगे तो इनका जो टाइम हमको एरर दिए हैं 10 मिनट वो पार हो जाएगा। तो इस अब हम क्या करें? अब D1 चार्ट में हम एसेंडेंट और प्राण पद लगन को कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम D9 चार्ट पे आएंगे। D9 चार्ट में कंपेयर करेंगे। 7:27 मिनट और 14 सेकंड पे इनके D9 चार्ट में जो लगन आया वो है 22 डिग्री 29 मिनट 34 सेकंड जेमिनाई। और उसी में प्राण पद लगन जो D9 चार्ट में आया वो है 22 डिग्री 34 मिनट 23 सेकंड जेमिनाई। क्योंकि नवांश कुंडली में भी इनकी जो प्राण पद लगन और नवांश का लगन का डिग्री सेम आया और सेम साइन में है, या तो सेम या फिर त्रिकोण में आनी चाहिए, कंडीशन फुलफिल हो गया, इसके वजह से इनकी जो बर्थ टाइम है वो 7:27 मिनट और 14 सेकंड ही है। अब आती है हमारी कंक्लूजन। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो थी, तो कंक्लूजन में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले ये सीखा कि सब प्लैनेट्स जो होते हैं वो एक इनविजिबल सेंसिटिव मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं स्पेस में, और जनरली वो बर्थ चार्ट में जिस भाव के स्वामी के साथ बैठते हैं या फिर जिस भाव में बैठते हैं थोड़ी सी इनऑस्पिशियस रिजल्ट डाल देते हैं। इनमें से सबसे खराब रिजल्ट देने वालों में से गुलिका और मंदी होते हैं, और दूसरे उपग्रह में से ये ज्यादा पावरफुल, ट्वाइस पावरफुल होते हैं मेलेफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने में। यमकंटक एक इकलौता सब प्लानेट है जो कि सबसे बढ़िया रिजल्ट देने में कैपेबल है, क्योंकि ये बृहस्पति के शैडोई प्लानेट। अर्ध प्रहर चूंकि मरकरी का शैडोई पार्ट है तो ये न्यूट्रल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, और जिस भाव में बैठता है अगर उसका सर्वाष्टक वर्ग में 25 से ज्यादा पॉइंट है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, अगर 25 से कम पॉइंट है वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। फिर आती है पॉइंट की सब प्लैनेट्स की अपनी दशा सिस्टम कोई हो है नहीं, तो वो जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उस राशि स्वामी की जब दशा चलती है तो वो अपना रिजल्ट तब देते हैं। अगर उनका राशि स्वामी वेल प्लेस्ड हो बर्थ चार्ट में तो वो इतना खराब रिजल्ट नहीं दे पाते, मगर अगर राशि स्वामी ही अफ्लिक्टेड हो जाए तो वो बड़ा ही एडवर्स रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब एक पॉइंट आती है कि ये तो पावरलेस हो जाते हैं जब कुंडली में लग्न स्ट्रांग हो, वेल प्लेस्ड हो, और आत्मकारक स्ट्रांग और वेल प्लेस्ड हो। उस केस में ये क्या होता है कि जो सब प्लैनेट्स उपग्रह और अप्रकाश ग्रह हैं ये बेसिकली पावरलेस हो जाते हैं, इतना खराब रिजल्ट वो नहीं दे पाते। गुलिका क्या करता है? अब हम अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि गुलिका चंद्रमा और प्राण पद लगन बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन विद इन 10 मिनट्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब लास्ट पॉइंट में हम ये देखेंगे कि ये जो मेलिफिक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है उपग्रह, इनका हम रेमेडी क्या करें? इनका रेमेडी ऐसे करेंगे कि ये जिसका रिजल्ट दे रहे हैं, अर्थात ये शैडोई प्लेनेट जिस ग्रह का अंश है, या फिर ये जिसके पैरेलल रिजल्ट देते हैं, हमने इनिशियल स्लाइड में पढ़ा था, तो उनके स्वामियों की हम मंत्र जाप, वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं। एग्जाम्पल की ओर से धूम एक मेलिफिक मार्स की तरह काम करता है। मृत्यु जो है मंगल का एक शैडोई स्वरूप है। तो जब धूम या फिर मृत्यु कोई भी अपनी मेलिफिक रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे हमको लगता है, तो तब हमको मंगल की जो वैदिक मंत्र है उसके जाप से इन धूम और मृत्यु जैसे उपग्रहों की मेलिफिक इफेक्ट से हमको राहत मिल सकती है। बहुत बढ़िया अल्टीमेट वीडियो मैं कहूँगा। बहुत कुछ जो बेसिक्स का आपने जो मैथमेटिकल पार्ट है उसके ऊपर बहुत अच्छे से बताया आपने। एक्सेप्शनली गुड। रादर मैं सच बोलूं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अब ये चीजें पढ़ानी बंद हो चुकी हैं, कोई पढ़ाता नहीं है, बहुत रेयरली कहीं पर ये बात होती है। बट बहुत अच्छे से आपने बताया। एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली गुड वीडियो। वेरी वेरी। ये आपका मैं कहूँगा सीरीज सारी की सारी एक्सेप्शनल है, कोई भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। और इस वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार। कुमार साईं प्रीतम का यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आपको कोई भी कंसल्टेंसी संबंधित कोई बातचीत करनी हो, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के जो लोग, कई लोग मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैं सभी से कहूंगा प्लीज यहीं से नोट डाउन करें और डायरेक्टली आप उनसे बात करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।